गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिसेज में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज जानेंगे कि कितने तरह का मैट्रिसेज होता है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या इसी को हम लोग रो वेक्टर कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या उसी को हम लोग कॉलम वेक्टर कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ ना इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि मैट्रिक्स कितने तरह का होता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, नाम से ही हम लोग मैक्सिमम का तो डिफिनीशन नाम से ही आपको पता चल जाएगा और इसमें बहुत सारा आप पहले से जान भी रहे। जैसे अगर हम स्टार्ट करें, तीसरा पॉइंट में लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड में लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट में लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट क्लास में ही हम आपको बताए थे कि रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन में डैश देकर के लिखिए कि ए मैट्रिक्स A is said to be a matrix A is said to be a square matrix. A square matrix if number of rows is equal to the number of columns. If number of rows is equal to the number of columns. अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। अगर आपका m का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू 3 है तो n का भी वैल्यू क्या होगा 3, तभी ना रो और कॉलम इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग तभी कहेंगे जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इफ देयर आर n rows and n columns, if there are n rows and n columns, comma, then the matrix is said to be a square matrix of order n. Said to be a square matrix of order n. अब देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं, मैट्रिक्स में ऑर्डर जो हम लोग निकालते हैं तो m रोज होता है और n कॉलम्स होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल हो, लेकिन डिटरमिनेंट में हम लोग कैसे पढ़े, डिटरमिनेंट में रो और कॉलम इक्वल होता है। अगर किसी डिटरमिनेंट में 3 रोज और 3 कॉलम है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। किसी डिटरमिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि रोज और कॉलम्स इक्वल हो। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल, तो रोज और कॉलम अगर इक्वल है तो कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में n रोज और n कॉलम्स है तो उसको हम लोग n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर का है तो आप कह सकते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स अगर आपका 2x2 है तो इसका ऑर्डर आप कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। आप 2x2 भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आप जैसे कोई 2x2 जस्ट आप ऐसे समझिए कि A मेरा कोई मैट्रिक्स है,
2 4 0 -1। ठीक, अब हम आपसे पूछें कि अच्छा जी बताइए ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक दूसरे स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि सर ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप इसको सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलिए या 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलिए, दोनों ही सही है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो बच्चा बोला कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बोलेंगे नहीं जी ये गलत है, ये तो सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। नहीं, आप इसको सेकेंड ऑर्डर का भी मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, कब कहेंगे? जब आपका रोज और कॉलम इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। यहां तक सब लोग को समझ में आ गया। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि ए मेरा कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 3 3 0 5 2 3 1। अब इसमें हम आपसे पूछें कि बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो एक बच्चा बोलेगा कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम पूछेंगे क्यों, तो उनका जवाब क्या होगा कि सर इसमें जो है 3 रोज है। ठीक है, इसमें कितना रोज है? 1 2 और 3। इसमें जो है 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। देखिए ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। रोज का संख्या और कॉलम्स का संख्या इक्वल है, तो आप इसको है सो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स कह सकते हैं। या आप इसको क्या बोल सकते हैं? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3। तो आप लिख लीजिए कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बोलिए यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। सेकेंड में लिखिए जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ये सब आपको अलग से याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट आपका जीरो हो जाए उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो डैश दे करके लिखिए ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी A matrix A is said to be a zero matrix. A matrix A is said to be a zero matrix if each element of A is zero. Each element of A is zero. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट आपका जीरो हो जाए, हर एक एलिमेंट आपका जीरो हो जाए तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और कोई अगर जैसे ये क्या है 2x4 मैट्रिक्स, नहीं ये है सो 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम जीरो लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 2x4। तो इससे ये पता चला कि ये जो जीरो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है? 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर कोई m/n ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जीरो लिख करके उसके नीचे लिखेंगे m×n। उसको पढ़ते हैं m×n या m/n। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे यहाँ पर A मेरा मैट्रिक्स है। अब हम आपसे पूछें कि अच्छा ये बताइए कैसा मैट्रिक्स है, तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका सारा एलिमेंट जीरो है तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसको आपको कहा जाता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जीरो लिख करके और नीचे लिख देंगे 3x3। तो ये आपको पता चल गया कि ये जीरो जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अभी हम आपको बताएं
इसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या इक्वल है, तो आप इसको तो थर्ड ऑर्डर का भी जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं या 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बी। अब ये बी जो मेरा मैट्रिक्स है, इसमें भी देखिए सारा एलिमेंट क्या है, जीरो, तो सारा एलिमेंट जीरो है। अब इसको जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जीरो लिख देंगे। और इसमें कितना रो है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 2/3। हाँ, इसको आप सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो जब भी आपको बोलना होगा तो 2/3 मतलब 2/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ही बोलना होगा, बट इसमें आप थर्ड ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। समझ में आया दोनों में अंतर? ये आपका थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, बट इसको आप जब भी बोलेंगे तो 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट आपका जीरो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। थर्ड में लिखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब नाम से ही देखिए पता चल रहा है, देखिए आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे। वर्टिकल क्या होता है, ऐसे। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल कब कहलाएगा, जब कॉलम का संख्या ज्यादा होगा रो से। नहीं, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 2 3 4 5, इधर लिख दिए 0 -1 3 2, ऐसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें रो कितना है, 2, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो 2 जो है 4 से क्या हो गया, कम है, यानी कि रो नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, या इसी को आप उल्टा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में क्या रखते हैं, पहले हम लोग रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज जो होगा नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा, यानी कि लेस देन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो डिफिनीशन आप लिख, वर्टिकल में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वर्टिकल में क्या होगा, आप जैसे ए मेरा मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2 0 3 2 0 3 -4 1 2, ऐसा लिख दिए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो है i ग्रेटर देन j हो गया। नहीं, रो का संख्या इसमें ज्यादा है कॉलम के संख्या से। इसमें देखिए 3 रोज है और कॉलम्स कितना है, 2 ही है, तो इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो दोनों साथ साथ हम डिफिनीशन बता दिए, हॉरिजॉन्टल किसको कहेंगे और वर्टिकल किसको कहेंगे। हॉरिजॉन्टल में हम आपको क्या बताएं, हॉरिजॉन्टल में रो का संख्या कम होगा कॉलम का संख्या से। तो लिखिए ए मैट्रिक्स ए इज said to be a horizontal matrix. A matrix A is said to be a horizontal matrix if number of rows is less than the number of columns. A matrix A is said to be a horizontal matrix if number of rows is less than the number of columns. इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर A मेरा कोई मैट्रिक्स है, अब देखिए ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसमें कितना रोज है, 2 रोज, कॉलम्स कितना है 3, तो इसको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। तो रो कितना है 2, ठीक है, रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, तो रो का संख्या कॉलम का संख्या से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और वर्टिकल में क्या बताए, उल्टा, रो का संख्या क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा कॉलम से। नहीं, यानी कि i का वैल्यू ग्रेटर देन j, i ग्रेटर देन j, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो 4 में लिखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, डैश दे करके लिखिए।
A matrix A is said to be a matrix A is said to be a vertical matrix. A matrix A is said to be a vertical matrix if number of rows is greater than the number of columns. If number of rows is greater than the number of columns. जैसे एग्जांपल में देखिए, ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें रोज कितना है 3 और कॉलम्स कितना है 2, तो यहाँ पे रोज जो है आपका 3 है और कॉलम कितना है 2 है। तो देखिए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 है सो 2 से बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया 3/2। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ में आया। इसी में एक होता है रो मैट्रिक्स और एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल और रो में अंतर क्या है, हॉरिजॉन्टल और रो में सिर्फ एक ही रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। वर्टिकल मैट्रिक्स और यहाँ पे है और कॉलम मैट्रिक्स, दोनों में अंतर क्या है। तो वर्टिकल में आपको कहा जा रहा है कि रो का संख्या ज्यादा होगा, यानी कि i ग्रेटर देन j। लेकिन अगर आपको कहा जाए कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम में एक ही कॉलम होगा, रो आपका कितना भी हो सकता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स में अंतर क्या है, हॉरिजॉन्टल में आपको हम बोल रहे हैं कि i का संख्या मतलब रो नंबर ऑफ रोज जो है लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, जबकि रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली 1 रो होगा। ठीक उसी तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में अंतर क्या हुआ, वर्टिकल मैट्रिक्स में हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, जबकि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। तो ये दोनों को भी जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। 5th में लिखिए रो मैट्रिक्स या इसी को हम लोग बोलते हैं रो वेक्टर। लिखिए ए मैट्रिक्स A is said to be a row matrix, if it has only one row। जैसे एग्जांपल में देखिए, A मेरा कोई मैट्रिक्स है। अब हम आपसे पूछें कि अच्छा जी बताइए इस मैट्रिक्स A जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक रो है और कॉलम कितना हो गया 4, तो एक ही रो होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/4, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स लिखिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम वेक्टर के भी नाम से जानते हैं। लिखिए ए मैट्रिक्स A is said to be a column matrix। A matrix A is said to be a column matrix if it has only one column, जैसे एग्जांपल में देखिए, अब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, रो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में एक होगा। उसी तरह से रो मैट्रिक्स में रो एक ही होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो 1 2 3 4 रो 1 कॉलम, तो 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 7 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, पहले डेफिनेशन लिखिए तो फिर समझाते हैं।
डैश दे करके लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू है ए आई जे इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if aij equal to 0 for I greater than j देखिए फर्स्ट क्लास में हम आपको क्या बताए थे, याद है सब लोग को? फर्स्ट क्लास में हम एक मैट्रिक्स लिए थे, नहीं? यहाँ पे हम A11 A12 A13 डॉट AN लिखे थे। इधर फिर क्या होगा A21 A22 A23, ठीक है, और A क्या हो जाएगा 2N। इसी तरह से लास्ट में हम लिखे थे AM1 AM2 और डॉट यहाँ पे AMN हो गया। याद है फर्स्ट क्लास में जो एग्जांपल लिए थे? तो वहां पे हम आपको क्या बताए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है? I इक्वल टू जे। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है? I इक्वल टू जे। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं उसमें रो है सो कम होता है, मतलब लेस देन होता है जे से। और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें I का वैल्यू ग्रेटर देन होता है जे, नहीं, I ग्रेटर देन जे। अब अपर ट्रायंगुलर में क्या कह रहा है? अपर ट्रायंगुलर में कह रहा है कि AIJ इक्वल टू 0 और कब? जब I ग्रेटर देन जे होना चाहिए। I ग्रेटर देन जे। तो I ग्रेटर देन जे कब होता है? ये नीचे वाला प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो सारे में क्या होगा? I ग्रेटर देन जे होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी बात ये भी हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि प्रिंसिपल डायगोनल तभी होगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिफिनीशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होगा? 0 होगा। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट हैं सब क्या होगा? 0 होगा, तो उसको अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। अब एक चीज और दिमाग में सोच लीजिए, मैक्सिमम समय ना कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे है क्या? अपर, और डिफिनीशन से 0 कहाँ आ रहा है? लोअर में। तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि उल्टा होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 होगा। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो दैट इज करके लिख लीजिए, दैट इज ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। दैट इज करके लिख लीजिए, ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये मेरा कोई मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी पता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। हम फिर क्या बोले? प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर क्या है उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यही तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ना। अब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का जो भी एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट है वो सब क्या है? 0। अब इसका पोजीशन अगर हम आपसे पूछें तो ये क्या हो गया? A21। अब देखिए तो I ग्रेटर देन जे है, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका पोजीशन अगर हम पूछें तो ये क्या है? A31 नहीं,
तीसरा रो पहला कॉलम, तो यहां पर भी क्या हो गया 3 ग्रेटर देन 1 है, इसका पोजीशन क्या है 3 2, तो 3 ग्रेटर देन 2, तो आई ग्रेटर देन जे, ये क्या कौन सेटिस्फाइड करता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, दिमाग में क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि जब अपर कहेगा तो नीचे होता है और लोअर जब कहेगा तो ऊपर हो जाता है। बस यही दोनों, एक अगर आपको समझ में आ गया तो दोनों डिफिनीशन समझ में आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर भी और लोअर ट्रायंगुलर भी। तो अब लोअर ट्रायंगुलर में लिख लीजिए 8 में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई लेस देन जे, बस इतना ही अंतर होगा। तो इसको फिर क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एभव, प्रिंसिपल डायगोनल के एभव जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होगा 0। तो दैट इज करके लिख लीजिए, ऑल एलिमेंट्स एभव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए मेरा एक मैट्रिक्स है, देखिए अब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल ये हुआ, तो इसके ऊपर देखिए जितने भी सारे एलिमेंट है वो क्या हो गया 0, और सबका अगर पोजीशन देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, अगर इसका हम आपसे पूछें कि पोजीशन क्या है तो A12, अब देखिए I लेस देन J है या नहीं है, 1 है सो 2 से छोटा होता है। इसका पोजीशन क्या है 2 3, A2 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 है सो 3 से छोटा है। इसका पोजीशन क्या है 1 3, तो 1 छोटा है 3 से। तो मेरे ख्याल से अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर सबको समझ में आ गया होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट में लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, और क्या कंफ्यूजन है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स पहले डिफिनीशन लिखिए। डिफिनीशन क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग all elements not occurring along the principal diagonal, not occurring along the principal diagonal equal to 0, equal to 0 is called a diagonal matrix, is called a diagonal matrix। फुल स्टॉप के बाद लिखिए 10 the square matrix, 10 the square matrix A इक्वल टू दिया हुआ है ए आई जे इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। तो आई नॉट इक्वल टू जे कब होता है, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होगा या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होगा। अब मोटा मोटा बात आप समझ लीजिए। हम आपको क्या बता रहे हैं, कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। ये एक बात समझ में आ गया। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। तो कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारा का सारा एलिमेंट 0 होगा। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि जैसे हम जान करके ये एग्जांपल लिए, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आप यहाँ पे 0 ले लिए, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? हाँ होगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा का सारा,
लैंग्वेज समझिए ना, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो सारा एलिमेंट 0 होगा। ए आई जे इक्वल टू तो 0 है ही है, और जहां आई क्या है, नॉट इक्वल टू जे, और आई नॉट इक्वल टू जे कब होता है, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होता है या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होता है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, आई और जे इक्वल होता है, 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4, ये सब क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल में आता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये भी आपका है सो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। 99% स्टूडेंट को ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 0 आ गया, सारा का सारा एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के लोग 0 नहीं होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट है कोई दिक्कत नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हम भी चाहते तो ये एग्जांपल दे सकते थे, ये एग्जांपल देके हम आगे निकल जाते कि हाँ जी प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग देखिए एक भी सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं है, और बाकी अब ऊपर में और नीचे में है सो 0 है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स, आप भी खुश हम भी खुश। लेकिन यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सबको बात समझ में आया? यहाँ पे तो बहुत सारे, हम एक जगह देखे लिखा हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ 0 कितना होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ 0 कितना है, तो वो दे दिए थे n स्क्वायर माइनस n, और जहां n क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इस मेथड से अगर आप देखिएगा तब तो यहां पर 0 होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपसे जैसे ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ 0 क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 9, माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 0 काउंटिंग ही नहीं हो रहा। समझ में आ रहा बात? तो ऐसा भी हम देखे हैं कि नंबर डायगोनल मैट्रिक्स में नोट करके लोग लिखा देंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो n स्क्वायर माइनस n, तब तो उसके बेसिस पे ये तो एग्जांपल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जबकि ये है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं हो। तो हम लैंग्वेज समझिए ना, सारा का सारा एक एलिमेंट 0 हो सकता है। चलिए तो इसको अब ज्यादा इसमें अब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नोट करके एक लिखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स A can also be written as, डायगोनल मैट्रिक्स A कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ है डायगोनल, ठीक है, और बिग ब्रैकेट में 201 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि डायगोनल 231, तो 231 ऐसा लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में ये मैसेज जाना चाहिए कि B जो मेरा मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग 231 लिखा होगा और बाकी सारा एलिमेंट 0। क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है बात? आपको कहेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स A जो है इस तरह से लिख दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, और B दिया और कहेगा कि A प्लस B बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट रहता है वो कौन एलिमेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल वाला। याद रहेगा सब लोग को? चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 10 स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो लिखिए पहले डिफिनीशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू A i j
is said to be a square matrix. Is said to be a square matrix if aij equal to 0 for I not equal to j, for I not equal to j, and aij equal to constant for all I equal to j. लैंग्वेज को समझिए, I इक्वल टू j, इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सेम नंबर होगा और बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा? 0. I नॉट इक्वल टू j पे सारा क्या होता है? 0. समझ में आ रहा है बात? स्केलर कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? तो कोई भी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग छोड़ करके जितने भी सारे एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो दैट इज कर करके लिख लीजिए. दैट इज इफ all elements along the principal diagonal are equal. All elements along the principal diagonal are equal. प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए. एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0. जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग नहीं है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो एग्जांपल में देखिए, ये मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट क्या है? सेम है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स. अब कोई स्टूडेंट ये पूछे कि सर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन में तो कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग है कि सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट 0 है. तो यहाँ पर तो सारा का प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं है, अब बाकी सारा एलिमेंट 0 है, तो इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं. समझ में आ रहा बात? लेकिन जब अलग से एक नाम दे दिया गया स्केलर मैट्रिक्स तो फिर इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं. ठीक है. ठीक उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी. अब यहां पर भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग क्या है? सारा का सारा एलिमेंट आइडेंटिकल है, सेम है, इक्वल है. अब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट है वो क्या है? 0 है. तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आपका क्या है? स्केलर मैट्रिक्स. ए और बी क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स. तो मैक्सिमम बच्चे को ना 3 में कंफ्यूजन होता है. एक आपका डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में कहां कंफ्यूजन होता है ये आपको बता दिए. दूसरा स्केलर मैट्रिक्स, कि स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई. और तीसरा है, यहां तक कंप्लीट कर लिए, हो गया सब लोग का. 11 में लिखे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा. कब? जब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट 1 1 हो जाए. अब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके जितने भी सारे एलिमेंट हैं 0. डिफिनीशन लिखिए. ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स A इक्वल टू aij, equal to aij is said to be a unit matrix, is said to be
ए यूनिट मैट्रिक्स if all elements along the principal diagonal are unity का मतलब 1। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए। अब यहां पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट क्या है 1 1 1 आ गया, तो इसको और बाकी सारा एलिमेंट क्या है 0, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। डिफिनीशन में ही देखिए हम डाल दिए, डिफिनीशन में ही आपका हम लिखा दिए कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट 1 1 1 हो जाए, मतलब सारा एलिमेंट 1 हो जाए, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में जैसी डायगोनल हम बोल दिए तो ये अंडरस्टूड हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सारा एलिमेंट 0 होगा। अलग से हमको आई जे के टर्म में डिफाइन करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ऊपर में हम मेंशन कर दिए डायगोनल मैट्रिक्स। तो जैसे ही डायगोनल आपके दिमाग में मैसेज गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। और यूनिट कब कहेंगे, जब आपका प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि यूनिट, और यूनिट मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर कोई और होगा तो डायगोनल बोल रहे हैं तो डायगोनल भी कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर में क्या बताए थे, जैसे ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3। तो कोई भी अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे I3। उसी तरह से कोई n ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे IN से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे IN से। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और n क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा। तो एक लाइन नीचे लिख लीजिए कि ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय IN, कैपिटल I है, ठीक है, IN, n स्मॉल है। ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय IN। इसी का आप दूसरे शब्दों में, ठीक है, आप डिफिनीशन इस तरह से लिख सकते हैं, और करके लिखना है तो लिख लीजिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए हम यहाँ पे क्या डिफिनीशन में डाले थे, डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे हम क्या लिखा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी A square matrix is said to be a unit matrix. A square matrix is said to be a unit matrix if all the elements along the principal diagonal, if all the elements along the principal diagonal are unity, if all the elements along the principal diagonal are unity, and all elements not occurring along the principal diagonal are 0। सेम डिफिनीशन है, कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कब कहेंगे, कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी। प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं है वो क्या होना चाहिए, सारा 0 होना चाहिए। जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं है वो
सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आज सिर्फ आपको हम डिफिनीशन बता दिए, ठीक है। अभी और कुछ है डिफिनीशन बचा हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएगा उसको हम लोग करेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।